1757 की जो क्रांति है एक विद्रोह भी है और क्रांति भी है। दरअसल क्रांति इसलिए कहा जाता है कि क्रांति का अर्थ ही होता है आमूल चूक परिवर्तन। और ये आमूल चूक परिवर्तन क्यों लाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मुद्दा है, इसको थोड़ा सा हम लोग आज बातचीत में समझेंगे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे 1857 में। ये है आपका 1857, जिसे हम लोग कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 की बातें हैं। दरअसल यह बात है जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? सैनिक विद्रोह कहते हैं। अब सैनिक विद्रोह कहते इसी को वीडी सावरकर साहब, पहली बार वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम बताया। इसी को दूसरे व्यक्ति अशोक मेहता ने भी स्वतंत्रता संग्राम बताया। अर्थात कहने का आशय यह है कि दोनों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम बताया। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जैसे सैनिकों ने शुरू किया, इसलिए इसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और कुछ लेखक हैं, जैसे हमने यहाँ पे लेखक का नाम यहाँ पे आपके सामने रखा है, इसे वीडी सावरकर साहब ने कहा। इसे वीडी का मतलब होता है विनय दामोदर। सावरकर ने बताया कि यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह स्वतंत्रता संग्राम को ही इस अशोक मेहता ने भी बात को दोहराया। इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों राइटरों ने, दोनों लेखकों ने क्या बताया, इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। ठीक, दरअसल बात है कुछ और भी, जैसे हम लोग बात करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस स्वतंत्रता को सामंतवादी स्वतंत्रता बताया या सामंतवादी विद्रोह बताया। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में बताया। ठीक, यह इसी प्रकार से इस विद्रोह को अलग अलग लेखकों ने कुछ हमको बताया, लेकिन मेरा मानना है या किताबों का भी मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम, या हम लोग कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति को यदि समझना है तो इसके पीछे हम लोग क्या, इसके जो आज युद्ध हुआ है, जो यह युद्ध हुआ है, यह युद्ध के जो पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो है आपका 150 साल पीछे। 150 साल पीछे का जो बारूद जमा हुआ था, वो धीमे धीमे बारूद जमता गया और एक दिन तब आया। वो दिन कौन है? जो 1857 का दिन आया, और जहाँ पर भी वो बैरकपुर से शुरू होता है और बैरकपुर के शुरू हो करके या कहे मेरठ से एक बड़ा रूप ले लेता है, और यही बड़ा रूप एक दिन भारत का क्रांति के रूप में लेता है। इसके बारे में अगर सही जानकारी प्राप्त करना है तो चलते हैं हम आज से 150 साल नहीं, चलते हैं हम लोग 1857 से 150 साल पीछे चलेंगे, तो इसके बारे में अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होगी। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये 150 साल पीछे का जाने का मतलब, मेरा आशय यह है कि चलेंगे 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और औरंगजेब इस देश का एम्पायर है, औरंगजेब इस देश का बादशाह है, औरंगजेब इस देश का शहंशाह है। इस शहंशाह के मरने के उपरांत या मरने के बाद भारत के अधिकांश राज्य ने स्वतंत्रता हासिल कर लिया, स्वतंत्रता के रूप में जा रहे हैं। जैसे देखा जाए कि मरने के 10 साल बाद ही, 10 साल बाद ही 1717 का टाइम है, या 1717 का जो समय है, इस समय बंगाल अपने आप में आज़ाद हुआ, और बंगाल का जो शासक, इसका नाम है मुर्शिद कुली खां। पहला व्यक्ति है क्या है? मुर्शिद
खुर्शीद कुली खां जो पहला व्यक्ति है, जो पहला शासक है, इसने ही क्या है बंगाल को आजाद कराया और इसने ही शुरू किया बंगाल की नवाबी। क्या शुरू किया? बंगाल की नवाबी को शुरू करता है। तो लिख भी देते हैं बंगाल की नवाबी, बंगाल की नवाबी। ठीक है। दूसरे नंबर पे इसके बाद की जो लोग उत्तराधिकारी आते हैं, इसका नाम है आपका सरफराज का सुजाउद्दौला है, सुजाउद्दौला। अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड पे एक शासक का नाम है जिसे हम लोग सरफराज खान के नाम से जानते हैं, सरफराज खान। ठीक बात। अगर देखा जाए फोर्थ पे अगर बात करते हैं हम लोग तो अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां साहब आए। और पांचवें नंबर पे अगर देखा जाए तो आपका सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ये सब पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि 1857 की जो क्रांति है, इसके पीछे की जो बारूद है या इसके पीछे की जो बहुत कारण है, इसको समझना। दरअसल बात है कि वनडे में तो ये सब नहीं पूछता है कि कारण क्या है, लेकिन पीसीएस और पीसीएस के मेंस में अवश्य पूछता है। सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस में भी पूछा जाता है, पूछ लेता है। ये सब जो ये सब बहुत जरूरी है जानना। हम लोग जो भी आज वीडियो बना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसके दृष्टिकोण को देखते हुए बना रहे हैं, तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये 150 साल पुराने की जो बातें करते हैं, तो औरंगजेब मरा 1717 में। इन क्या है कि इन चारों शासक ने बड़े योग्य निकले। चार क्या, जो 5 शासक है जो बड़े योग्य निकले। और यही शासक अंग्रेजों को सबसे बड़ा चैलेंज देते हैं, क्योंकि अंग्रेज सर्वप्रथम आए थे तो व्यापार के लिए आया था, और व्यापार करना उनका मात्र एक उद्देश्य रहा, और उद्देश्य के साथ साथ वो व्यापार करते भी रहे थे। हालांकि समस्या तब बनी जब इस अंग्रेज ने भारत के शासकों अर्थात भारत के उन राज्यों के शासकों को जहां से वो लोग व्यापार करते थे, उन्हें टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स नहीं देना चाहते थे। ठीक, इसके पीछे हवाला यह देते थे कि हमारे साथ जो फर्रुखसियर आया, जो 1717 में फर्रुखसियर नामक व्यक्ति आता है, 1715 में, वह कह दिया कि आप लोग बंगाल में निःशुल्क व्यापार करिए, हवाला देते रहें। और अगले जो शासक इनके उत्तराधिकारी जो आते हैं, वो लोग, उन लोगों का मानना है कि वो थे चले गए, अब नहीं, आप हमको बाकायदा टैक्स दीजिए और फिर आप शासन करिए। ये सब सारी कुछ बातें थी। इसमें से कहानी यूं है कि सिराजुद्दौला एक ऐसा व्यक्ति है जो तेज तर्राक का है। इन सभी लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को अब चैलेंज देने लगे हैं कि हे अंग्रेज, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारी औकात सिर्फ एक व्यापारी की है, और बगैर व्यापार, यदि आपको व्यापार करना है तो टैक्स देना पड़ेगा, बकायदा टैक्स दीजिए और फिर शासन करिए। समझ मेरी बात आ रही होगी। तो इस प्रकार से किया। लेकिन दरअसल बात है कि जब ये शासक सिराजुद्दौला जैसे ही शासक बनता है, तो देखिए शासक बनता है वो दूसरी बात है, लेकिन शासक ऐसा होना चाहिए कि उसके अपने परिवार में उसको जमनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। व्यक्ति यदि देखिए किसी कहावत में कि जो अपने देश का, अपने दल का नहीं हुआ अपने देश का क्या होगा, तो जो लोग अपने घर के नहीं होते हैं वो आपके पराये घरों के बारे में क्या जानेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला के राज दरबार में ही क्या है, कुछ विघटन दिखाई दे रहा है। दरअसल विघटन क्या है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, क्या है, मीर जाफर है, और मीर जाफर ये सेनापति है। जो मीर जाफर है वो सिराजुद्दौला का बहनोई भी है। क्या है, बहनोई है। बहनोई भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में बहनोई कहा जाता है, ठीक है ना। तो या कह सकते हैं जीजा भी है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि इन दोनों में आपस में एक थोड़ा सा तू मैं होती है, राज्य को लेकर की, किस बातों को लेकर की झगड़ा होता है, लेकिन मार पिटाई नहीं होती है, केवल तू मैं होती है। इस बात को नाराज जब मीर जाफर कहते हैं कि लग रहा है कि मुझे बंगाल का शासक बनना ही पड़ेगा, और इस साले को क्या करना है, रास्ते को हटाना ही पड़ेगा, अपने साले को कहता है, ठीक है ना, हटाना ही पड़ेगा। ऐसा ही कुछ उसके माइंड में चल रहा था। कहानी इस बात को लेकर तब मोड़ आती है जब सिराजुद्दौला अपने
मौसी घसीटी बेगम से मिलता है और मौसी से कहता है कि हे मौसी, मुझे कुछ 3 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितनी करता है? मात्र 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। कृपया कृपया प्लीज गिव मी, मतलब कृपया मुझे दे दीजिए, ठीक है ना। आवश्यकता है तो मुझे दे दीजिए। अब मौसी थोड़ा सा आनाकानी करती है, पैसा देना नहीं चाहती है, लेकिन मुंह पे नहीं कहती कि बेटा मैं तुमको दूंगी नहीं पैसा, है ना, वो बेटा तुमको दूंगी नहीं। दरअसल क्या बात है कि मौसी, देखिए ऐसा इतिहासकार लिखे हैं कि कुछ किताबों में घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी के रूप में खड़ी होती हैं। कुछ किताब बताती हैं कि ये सिराजुद्दौला की सौतेली माँ थी। खैर जो भी है, चाहे मौसी रही होगी, चाहे वो आपका सौतेली माँ रही होगी, हम लोग इस पारिवारिक रिलेशन के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हम लोग इसको क्या है, बाहर निकल जाते हैं, जहाँ जो भी होगा वो समझेंगे। खैर ये एग्जाम में तो आने वाला नहीं है। बहरहाल तो जो भी ये पैसा मांगा, आनाकानी किया, पैसा देना नहीं चाहती थी। दरअसल हुआ यूं कि अब घसीटी बेगम जो इसकी मौसी है, मौसी सही में इसको घसीट के मारना चाहिए था। कैसा? घसीट के मारना चाहिए था। क्यों? तो घसीटी बेगम जा मिली किससे? सेनापति से मिली। अब सेनापति से मिलती, इसका नाम है मीर जाफर। तो देखिए भैया, ऊपर चलेंगे थोड़ा समझ इस बात को लेकर के। इस पहली बात है तो मीर जाफर, दूसरे नंबर पे घसीटी बेगम। दरअसल यह हुआ कि घसीटी बेगम और मीर जाफर जाके आपस में मिल बैठे और ये दोनों लोग मीर जाफर क्या सिराजुद्दौला को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब मिल भगत दोनों की हो गई। उसके बाद जब पैसा मांगा गया था घसीटी बेगम से, तो घसीटी बेगम जाकर के क्या नाम है, जगत सेठ से मिलती है। ये भैया जगत सेठ कौन है? तो जगत सेठ वही व्यक्ति है जो बंगाल का सेठ हुआ करता था, एक उद्योगपति है जो जिससे पैसा बार बार सरकार चलाने वाले या बंगाल के जो गवर्नर थे या बंगाल के लोग जो लोग बंगाल के नवाब थे, ये लोग अक्सर इस जगत सेठ से पैसा लेते थे। और अब की बार जगत सेठ से पैसा न लिया गया, शायद इसलिए कि जगत सेठ को कुछ पैसा जो पैसा लेंगे वो ब्याज को चुकाना पड़ेगा, वो ब्याज देना नहीं चाहता था। और जो कुछ घर में पैसा बचा हुआ है, मौसी के पास पैसा क्यों, उस पैसे उसको लेकर के अपना काम चलाऊं और मौसी को 2-3 महीने बाद दे ही दूंगा। ठीक है, ये सब बातें सिराजुद्दौला के दिमाग में आ ही रही थी और ठीक ऐसा ही उसने किया। तो जगत सेठ नाराज है इस बात को लेकर के कि उसने उससे कर्जा नहीं लिया। अगली बात है, और दूसरी बात कुछ और भी लोग राज दरबार, इसका नाम है अमीचंद, जिसका नाम है अमीचंद, और एक व्यक्ति और है जो उसे शौकत जंग कहा जा रहा है। शौकत जंग कहा जा रहा है। ये बाबू सब कुछ लोग साहब, ये सभी लोग आपस में मिल करके सिराजुद्दौला के पीठ पीछे क्या नाम है, खच्चर भोंकने का काम किया, या कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला के पीठ के पीछे वो चाकू भोंकने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक षड्यंत्रकारी काम कर रहे हैं। ठीक, अब ये षड्यंत्रकारी काम करते हैं, लेकिन मिलते किससे हैं? तो इतिहासकार ने कहा है कि ये लोग सभी लोगों ने जा करके रॉबर्ट क्लाइव से मिले। किसे मिले? रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के मिलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को इतिहासकार ने या इतिहास के पन्नों में चालाक लोमड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? चालाक लोमड़ी कहा गया है। चालाक लोमड़ी कहा गया है। इस चालाक लोमड़ी ससुराल से जाकर जैसे ही मिली, ये कम हरामी तो है नहीं, क्योंकि ये चाहता है बंगाल को लूटना, ये चाहता है देश को लूटना, इसीलिए तो यहाँ बैठा हुआ है। और ये लोग जैसे जाकर के मिले, वो समझ गया कि आओ बेटा, हम चाहते हैं यही सब काम करने के लिए, तुम आओ और हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। जिस घर के लोग ही बेकार निकल जाए, जिस घर में फूट मता है, उसको बर्बाद होने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ
और यहाँ पर ये लोग मिलते हैं तो बोला क्या काम है, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग सिराजुद्दौला अर्थात नवाब को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, उसके स्थान पर किसी और को बैठाना चाहते हैं, आप बताएं, आप मेरा मदद करिए, हम आपको लाखों करोड़ रुपया क्या करेंगे, इनाम में देंगे। उसने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपके लिए दास हाजिर है। क्या है, दास हाजिर है। और हाजिर ऐसे ही हुआ। ठीक ऐसा अब हुआ यूं कि रॉबर्ट क्लाइव कुछ खोजने लगा, सोचने लगा, कुछ स्कीम बनाने लगा। और स्कीम बनाया तब जब उसने सोचा कि अब मैं करूं क्या, तो एक स्कीम बनाया। कहां पे, कलकत्ता में। कलकत्ता में स्कीम बनाई गई। कलकत्ता जहां पर है वहां पे एक फोर्ट विलियम हुआ करता था। क्या नाम है, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम था। यही फोर्ट विलियम जो था, इसी के आइड साइड जो कोठी बनाई गई है, जो फैक्ट्री बनाई गई है, इसके आइड साइड पे इसने 4 दीवारी बनवाना शुरू कर दिया। कौन, सिराजू, क्या नाम है, कौन, रॉबर्ट क्लाइव साहब ने बनवाना शुरू कर दिया। अब इस बात की जानकारी सिराजुद्दौला को मिलती है। सिराजुद्दौला साहब नाराज होते हैं, अपने एक मैसेंजर को भेजते हैं, एक संदेशवाहक को भेजते हैं, कहते हैं कि हे जाओ उसको मना करो, उसको अपनी औकात बताओ। और मैसेंजर पहुंचता है, कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव तुम ये क्या कर रहे हो, किलेबंदी करना बंद करो और 4 दीवारी करना बंद करो, ठीक है, वरना दिक्कत में आओगे। रॉबर्ट क्लाइव इस बात को नजरअंदाज करता है। उसने कहता जा रहे कुछ नहीं होने वाला, निकल पतली गली से, ऐसा ही कुछ कहा जाता है। और किलेबंदी क्या है, 4 दीवारी की जो काम चल रहा था उसे रोका नहीं गया। गुस्सा करके सिराजुद्दौला पहुंचता है कहाँ पे, यहाँ पर, और उसने रुकवा देता है। बशर्ते उल्टे ही रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, सिराजुद्दौला मेरे साथ तुमने गलत किया, तुमने इसको तोड़ा है, हमारी संधि को तोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ। ये तो चाहता था रॉबर्ट क्लाइव। उसने कहा कि तुम्हारी औकात, मुझसे तो युद्ध करेगा। रॉबर्ट क्लाइव कहता है जी बिल्कुल तुमसे युद्ध करूंगा। तो अक्सर दरअसल ये बात को समझ नहीं पाए थे कि हमारे लोगों ने सब बिकौड़ा हो गए। क्या हो गए थे, बिकौड़ा, बिक चुके थे। ठीक है, अब डेट फिक्स कर दी गई। डेट कहाँ पे फिक्स कर दी गई कि राजधानी, थोड़ा सा इसे मिटा दिया जाए तो आगे काम करूं मैं। तो चलिए साहब, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डेट फिक्स की गई और डेट तब हुई 23 जून 1757 का डेट फिक्स किया गया। 1757 का डेट जो फिक्स किया गया, और कहाँ पे, तो पहला नाम आपका आता है प्लासी का। कहाँ पे है, यह है आपको प्लासी। और प्लासी जो नामक का स्थान है, प्लासी कहाँ पे है, तो भागीरथी के तट पर है। ध्यान दीजिएगा, नदी को भी याद करते हम लोग चलेंगे। तो जो प्लासी है कहाँ पर है, वह भागीरथी ये नदी है। वो और बात है कि भागीरथी बाद में इसी भागीरथी को गंगा का नाम दिया जाता है और गंगा में जाकर मिल भी जाती है। ठीक है ना, मिल क्या जाती है, उसी का नाम है। क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में उधर उत्तराखंड में जब आप लोग आएंगे तो अलकनंदा और भागीरथी एक नदी है, जहाँ पे देवप्रयाग में संगम बनाएंगी। और संगम बना करके ये क्या हो जाए, इसका नाम बदल जाएगा रामगंगा। फिर बाद में आपको गंगा उत्तर प्रदेश वगैरह में, बिहार में गंगा के नाम से जानी जाती है। यही जाके अब बंगाल में जाएंगे तो कुछ जगह पे क्या हो जाएगा कि जो भगीरथ के नाम से या भागीरथी के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर भागीरथी के नाम पे दरअसल बात यह है कि जिस समय सिराजुद्दौला की जहाँ राजधानी थी मुर्शिदाबाद थी, राजधानी कहाँ की राजधानी थी, मुर्शिदाबाद। और इसी मुर्शिदाबाद से मात्र 20 किलोमीटर, कितना, मात्र 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा करके यह आपको प्लासी का स्थान मिलेगा। और इसी प्लासी के स्थान पे 23 जून 1757 का युद्ध हुआ। यह एक युद्ध नहीं था बल्कि यह एक धोखा था, यह युद्ध नहीं। इसीलिए कहते इश्क आसान नहीं, आग का दरिया है, बस इतना समझ लेना, इसमें डूब के जाना है। ठीक है, तो और मतलब है तो ये लड़ाई हुई। और लड़ाई सिर्फ मात्र कुछ मिनट का था, कुछ चंदों का था, बल्कि ये तो धोखा था कि अर्थात
धोखे का मतलब यह है कि लड़ाई करनी नहीं है, बाद में आपको मार देना है। तो हुआ यूं कि सिराजुद्दौला है, उसका जो सेनापति है मीर जाफर है, मीर जाफर का बेटा है, मीर जाफर का एक बेटा इसे मीरन है, इस युद्ध में उसको मार देता है। ठीक है, मार देता है किसको? सिराजुद्दौला को, और ये युद्ध जीत जाता है। खैर, यह बातें आपको बताने का एक ही मेरा मुद्दा है, इतना विस्तृत पढ़ाने का एक मेरा मुद्दा है कि आप पीछे करेक्ट करेंगे। दूसरी बात कि जब जैसे सिराजुद्दौला को मारा गया, इसका राज्य को हड़प लिया, तो ये पहला जनता की गुस्सा है कि यार हमारे एक ऐसे राजा, हमारे देश के ऐसे राजा अर्थात हमारे देश के ऐसे नवाब को ऐसे बंगाल में ऐसे मार दिया गया जो लोगों को मूर्ख बना करके। ये गुस्सा आई, ये गुस्सा पहले गुस्सा है। दूसरी गुस्सा तब हुआ जब अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के जब बीच में युद्ध हुआ 1764 का, जिसे हम लोग कहेंगे 1760-64 का जो बक्सर का युद्ध हुआ है, बक्सर जिला में। ठीक है, वही गाना सुनेंगे, बक्सर जिला भोजपुर जिला पटना वाला। ठीक है, ये कहाँ पे एरिया है? जो बक्सर जिला है, 1764 में युद्ध हुआ। कहाँ हुआ भैया? बक्सर में हुआ था, और बक्सर के भी क्या हुआ? जीत गया, छल से जीता गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि इसी 1764 के बाद 1765 का दिन आया, तो यहाँ पे दो संधि होती है। उस संधि क्या है? इलाहाबाद की 2 बार संधि होती है। ठीक, अब ये बातें आई कि संधि के बाद इसी दौर में 1760-65 में 6-5 में क्या हुआ था? यहाँ पे यह काम हो गया कि बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ पहुंच गई। क्या हुआ? बंगाल की दीवानी पूर्व से अंग्रेजों के हाथ में, और दीवानी का मतलब है कि रुपया खजाना का मालिकाना किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। और रुपया खजाना जब आपको मिल जाए तो फिर किस बात को पूछना है? ठीक है, वही बातें हैं। ठीक है, तो 1765 में दीवानी मिल गई, और दीवानी मिलने के बाद पैसे का वो पूरा काम हो गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है आपकी पतन की। तो बंगाल का पतन होना शुरू, क्योंकि बंगाल का जो पतन हुआ 1765 में, जो लोग व्यापारी बन के आए थे भारत में डियर, वो लोग अपने देश से पैसा ले करके, अंग्रेज पैसे लेके आते थे, ब्रिटिश के लोग पैसे लेके आते थे, उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? बुलियन कहते थे। क्या कहते हैं? बुलियन। ठीक, अब ये बुलियन होता था, लेके आते थे, लेकिन 1765 के बाद भारत में बुलियन आना बंद हो गया। दरअसल बात है कि बुलियन जो धन आता था, क्योंकि पैसा यहाँ से ही, यहीं के पैसा यहाँ को खरीद करके और अपने देश भेजा करते थे, और अपने देश में जाने के बाद फिर पैसा कभी इन लोगों ने लाते नहीं थे, उस पैसे को वही खत्म कर देते थे। ठीक है, और केवल कहा जाता है कि आप कितना भी धन रखेंगे इस घड़ा में, केवल घड़ा में से निकालते जाइए। तो क्या है, आप चौनी निकालेंगे तभी भी एक दिन क्या आ जाएगा? पैसा खत्म हो जाएगा। जब आप पैसा नहीं डालेंगे तो ऐसे ही व्यवस्था थी कि बंगाल को दरिद्र बना दिया गया। ठीक है, आप देखे होंगे कि यहाँ भारत, इस बंगाल से चीनी, चाय, गेहूं, मटर, दाल, ठीक है, कपास और नील का सबसे बड़ा उत्पादन हो रहा था। इन्हीं सभी उत्पादनों का, इन्हीं सभी वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों को ब्रिटेन में भेजा जाने लगा। ठीक है, दूसरी बात, बाद में इस मिलों को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे केवल कच्चे माल को लूट करके अपने देश में भेजने लगे थे। इस प्रकार से ये सब कुछ देखा, इतिहासकार ये सब कुछ देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती देश में हो रही है, लेकिन वो समय नहीं था। वो समय आपको आएगा कब? 1857 में आएगा। ये सब सारी बातें। ठीक है, तो चलिए, तो अंग्रेज ने इस प्रकार से धन को लूटा, यहाँ तक कि जो युद्ध करते थे, विदेशी युद्ध करते थे, वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते थे, युद्ध करते थे, उसका सारा का सारा खर्च इसी भारत के राजकोष से अर्थात इसी बंगाल के राजकोष से ही खर्च किया करते थे। ये घटनाएं आपकी थी। और भी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे लोगों का मन कहीं न कहीं असंतोष जता रहा था, कहीं न कहीं अंग्रेजों के प्रति वह युद्ध का एक मैदान बनते चला जा रहा है, वो और है। दूसरी बातें देखा जाए कि भारत में उस समय एक और भी है जिसे हम लोग कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी एक नीति लाया था। इस नीति को कहते हैं
सहायक संधि, ठीक है, इस नीति को सहायक संधि कहा जाता है। इस सहायक संधि से किस प्रकार इस देश अर्थात भारत तथा बंगाल के क्षेत्रों को राजाओं को उनको सहयोग दे करके, उन्हें सेना का सहयोग दे करके किस प्रकार से उनके राज्य को हड़पा गया, ये भी इतिहासकार देख रहे थे, ये भी देश की जनता देख रही है। कहीं न कहीं ये समस्या है। दूसरी बात आपने देखा है कि यहाँ पर भारत में सबसे तब दिमाग और खराब होता है जब यहाँ पे डलहौजी आता है। डलहौजी ने अपनी हड़प नीतियों के साथ किस तरीके से राज्य को हड़पा और हड़प करके अपने राज्य के अपने साम्राज्य में से समाहित किया, अपने साम्राज्य में बनाया। ये सब कुछ दिक्कत की बातें आ रही थी। और देखा जाए अगली युद्ध, इस युद्ध की शुरुआत 1857 की शुरुआत कि जो न्यू पड़ रही है, जो अब बहुत नज़दीक आ गया है, वो 1824 का दिन है। 1824 के दिन में यह बातें आती है जब सैनिकों को कहा जाता था कि अब आपको समुद्र पार जाकर के युद्ध करना है। दरअसल युद्ध करने से लोग, हमारे सैनिक ने क्या है कि वह मुख मोड़ लेते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्थात इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत में कुछ हिंदू परंपरा जो हुआ करती थी वह कुप्रथा के कारण से लोगों को बताया जाता था कि भारत के लोग समुद्र के पार नहीं जाएंगे, अर्थात समुद्र के पार जो भी गया वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी अवधारणाएं बनी थी, ऐसी अवधारणाएं थी जिसके कारण पे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। इसी वजह से यह बर्मा का जो युद्ध चल रहा था उसमें 1824 में कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा। अब कुछ सैनिकों ने बर्मा जाने के लिए क्या है कि असमर्थ हुए, नहीं गए, जिसकी वजह से अंग्रेज ने कईयों को क्या कर दिया कि फांसी की सजा सुनाता है, गोली मार दी जाती है, हत्याएं कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा असंतोष है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा गुस्सा है। तो मैं आपको बार बार ये बातें बता रहा हूँ, ये सब कुछ बारूद का जो ढेर बनता जाएगा वो फूटेगा कब? 1757 में फूटेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें बातें थी। अगली पॉइंट हम लोग आते हैं, देखिए कि विद्रोह के सबसे बड़े कारण क्या क्या, विद्रोह हुआ क्या हुआ, इसके पीछे हम लोग आएंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है विद्रोह के मुख्य कारण, है ना। तो डालिए हेडिंग, विद्रोह के प्रमुख ऐसा लिखा जाए, विद्रोह की शुरुआत। देखिए दरअसल मित्रों, विद्रोह की शुरुआत तब होती है 29 मार्च 1857 की शुरुआत होती है। 29 मार्च को हुआ यूं कि जब बैरकपुर में ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने 2 सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट क्यों उतारा? क्योंकि जो मंगल सिंह को खबर मिली थी कि इनफील्ड नामक जो हथियार है, इनफील्ड नामक जो हमारा जो अंग्रेजों का राइफल हुआ करता था, इस राइफल में जो कारतूस लगे थे वह कारतूस सुअर तथा चर्बी के मांस का लेप लगा था। उस सुअर और चर्बी के मांस का लेप के साथ से दांत से निकाल करके उसे अपने इस बाजू में लगा करके उसको दागना था और फिर उसे क्या है कि टाइगर को निशाने पे चढ़ाना था। इस प्रकार से अब दोनों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों के मुंह में सुअर और गाय की जो स्वाद है चखना पड़ता था। ठीक है, दरअसल लोग समझ नहीं पाते थे कि ये सुअर का है या गाय का है, जो कुछ भी है ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इस बात से नाराज होकर के जब लोगों को पता चला कि हमारे साथ इस प्रकार का धोखा हो रहा है, तो ये गुस्साया हुआ कौन? मंगल पांडे ने गुस्साया और अपने अधिकारियों को, सबसे पहले कि 2 अधिकारी जो उसके उच्च अधिकारी थे उनको गोली मार दिया। दरअसल बात है कि भारत, देखिए उस समय की जो व्यवस्था थी, सैनिक में भारत के लोग तो सेना में होते थे बट लेकिन केवल छोटे ही पद पे हुआ करते थे, बड़े पद पे नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा कोई पद अगर भारतीयों को मिल जाता था तो वह पद है आपका सूबेदार का पद। ठीक है, सूबेदार के अलावा इन्हें कोई और पद नहीं मिलता था। ठीक है, सब कुछ जो बड़े पद थे वो ऊपर के, अर्थात वह ब्रिटेन के लोगों ही उसका लाभ उठाया करते थे। तो अब मंगल पांडे गुस्सा आया और 2 सैनिक
जो उसके अपने उच्च सैनिक हैं उसे जो है कि गोली मार दिया गया। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो अधिकारी है हॉम्सन, और दूसरा व्यक्ति है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर बॉस। क्या है, मेजर बॉस। ठीक है ना। इस मेजर हॉम्स तथा मेजर बॉस को मंगल पांडे गोली से उड़ा दिया, मौत के घाट उतार दिया। इस बात की नाराजगी शुरू, और अब शुरू हो गई क्या है कि 1857 की क्रांति। अब कहानी में मजाक आएगा, रोमांच हुआ। अब हुआ यूं कि ये गुस्सा गए, और गुस्सा करके जैसे ही 8 अप्रैल गुस्साए अंग्रेज, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या हुआ, मौत की सजा सुनाई दी गई। मौत का मतलब कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई, कि मंगल पांडे को अब फांसी की डेट पड़ गई, फांसी सजा सुना दी गई कि मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। इस बात से लेकर के नाराज अगले कुछ दिन बाद बोले तो 24 अप्रैल 1857 की बात जो है, 1857 में इसी मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश के, लिख देता हूं, यूपी के मेरठ जिला से टोटल 90 सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि विद्रोह कहां शुरू किया गया, तो आपके अपने उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से शुरू किया गया। और कितने लोगों ने शुरू किया, तो 90 लोगों ने शुरू किया। एक बात, अब दूसरा 90 लोगों ने शुरू किया। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि इस जो विद्रोह का एक टाइम दिया गया था, देश में जो बातें फैल चुकी थी, तो एक टाइम दिया गया था। दरअसल वो टाइम को कब रखा गया है, तो टाइम था आपको जो विद्रोह करने की जो शुरुआत थी वो 31 मई थी। लेकिन पहले ही लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, तो जो विद्रोह का टाइम तो है, देखिए तो लिखा जाए, सर्वप्रथम विद्रोह का समय 31 मई 1857 को रखा गया था। लेकिन लोग गुस्सा में हैं 6 दिन पहले ही क्या कर दिए थे, विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, 6 दिन पहले ही जाकर के उन लोगों ने मेरठ नामक स्थान पे से क्या है कि शुरू कर दिया, और 1-2 नहीं 90 लोगों ने शुरुआत किया। ठीक है, और यही 90 लोगों ने जा करके दिल्ली में कहा पहुंचे, दिल्ली में जहां पर भारत का शहंशाह से मुलाकात करते हैं। भारत के लिखेगा, भारत के शहंशाह, भारत के शहंशाह, जिसे हम लोग कहते हैं या बादशाह कहेंगे, या बादशाह से मुलाकात करते हैं। ठीक है, बादशाह से मुलाकात करते। दरअसल बादशाह की जो उम्र है वो 80 साल हो चुकी है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने की वजह से अब इसका जो नेतृत्व है, कुछ जो यह विद्रोह शुरू किया गया है उसका प्रतीक क्या था। ठीक है, तो देखिए विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल है, पहली बात है। दूसरा क्या प्रतीक है, चौपाती। अरे चौपाती तो खाए होंगे भैया, रोटी। ठीक है, तो कमल का फूल तथा चौपाती।